हाय फ़िलॉसफ़ी लवर्स कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट्स। मैं भी आप में से ही एक हूँ। मेरा नाम समीक्षा जैन है और मैं भी फ़िलॉसफ़ी लवर कम फ़िलॉसफ़ी स्टूडेंट हूँ। तो आइए साथ में पढ़ते हैं, सीखते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है ये। आज हम इंडियन फ़िलॉसफ़ी की जो क्लासेस हैं वो शुरू करने वाले हैं। इंडियन फ़िलॉसफ़ी का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हुए, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए, आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ा समझ जाएँ। फिर हम अगर टाइम मिलता है तो हम इसी वीडियो में जैनिज़्म शुरू करेंगे। इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो है वो सिर्फ, अगर हम चारवाक को छोड़ दें ऑब्वियसली, तो सिर्फ एक ही कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, एंड दैट इज़ मोक्ष, कंसेप्ट ऑफ मोक्ष। तो इंडियन फ़िलॉसफ़ी जो कंसेप्ट ऑफ मोक्ष है, इस पर पहुंची कैसे? क्यों वो कह रही है कि मोक्ष जो है यही सुप्रीम एंड है और हमें यही अचीव करना है? ऐसा क्या है इस चीज़ में, या हम यहाँ तक कैसे पहुँच पा रहे हैं? तो इंडियन फ़िलॉसफ़ीज़ जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम जो हैं वो बहुत पेन में हैं। मतलब शाम डाम दंड भेद करके वो आपको एट लास्ट ये यकीन दिलाते हैं कि आप जो हैं वो बंधे हुए हैं, आप बहुत पेन में हैं। और फिर जब हम बंधे हुए हैं तो हम पूछते हैं भाई तो अब हम क्या करें? तो वो कहते हैं भाई मोक्ष एंड लिबरेशन। ठीक है, तो पेन में क्यों है भाई? तो वो कह रहे हैं कि जो सांसारिक खुशियाँ जो हैं हमें मिल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं दुख बढ़ाती हैं हमारा। क्योंकि जब हमें छोटी सी खुशी मिलती है, तो जब वो चीज़ हमसे छिन जाती, जब हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती, जब हमें कोई चीज़ मिली तो पाने की खुशी, पर जब उसे खो दिया तो खोने का दुख हो रहा है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो खिलौने हों, चाहे वो हमारे जीवन से कोई अपने का जाना हो। तो इस तरह से जो भी संसार में हम रह रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं हर तरह से दुख ही मिल रहा है। और जो खुशी की अनुभूति हमें हो रही है वो सिर्फ अनुभूति है, इट्स ओनली एन अपीयरेंस, है ना। तो वो रियल खुशी नहीं है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है ना। तो अब हम पूछ रहे हैं भाई अच्छा हम दुखी हैं, हम क्यों दुखी हैं? तो बोले आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप बंधे हुए हो। बोला अच्छा हम बंधे हुए, हम कैसे बंधे हुए? तो बता रहा है कि भाई आप जन्म लिए, फिर आपने ये सब इन्जॉय किए, लाइफ की हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना, मिक्स्ड जो आपको मिल रहा है, और फिर आप फिर से जन्म लेंगे और आप फिर से ये साइकिल रिपीट करेंगे। तो आप इस साइकिल में बंधे हुए हैं। तो कह रहे हैं अच्छा हम साइकिल में बंधे हुए, हम क्यों बंधे हुए हैं? तो मोस्टली जितनी भी इंडियन फ़िलॉसफ़ीज़ हैं उन्होंने एक तरह से एक टर्म दी है, वो है कर्मा या कार्मिक पुद्गल। जैसे जैनिज़्म कार्मिक पुद्गल कहते हैं, बुद्धिज़्म जो है वो कार्मिक पुद्गल एग्जैक्ट नहीं कहते। वो कहते हैं कि जो हमारी प्रीवियस बर्थ है उसके जो एक्शंस हैं, जो हमारी विल्स थी, डिज़ायर्स थी, उनके कारण हमें नेक्स्ट बर्थ मिल रहा है ना। और जो छठ दर्शन है ऑब्वियसली वो तो प्रॉपर जो कर्मा थ्योरी है, कॉस्मिक ऑर्डर है, एक रीत है जिससे हम बाहर नहीं जा सकते। तो वो कर्मा जो थ्योरी है उसके बेसिस पर हमें बताते हैं कि हम बंधे हुए। तो अब भाई कर्मा थ्योरी क्या है? कर्मा थ्योरी या कार्मिक पुद्गल जो जैनिज़्म फ़िलॉसफ़ी बताती है वो यही कह रही है कि हम जब लाइफ में आते हैं तो हम एक्शंस करते हैं, कोई भी एक्शन, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, ये हमारे फल जनरेट करते हैं ना, फ्रूट्स को जनरेट करते हैं फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ। और जब हम नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं तो उन्हीं फ्रूट्स के बेसिस पे, उन्हीं एक्शंस के बेसिस पे, चाहे वो अच्छे हो बुरे, दोनों के फ्रूट्स आएंगे। अच्छे वाले के अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे तो हो सकता है आपकी जो नेक्स्ट लाइफ हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी कम आए, हैप्पीनेस कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा मिले, पेन को थोड़ा कम मिले, बट वो तो मिलेगा ही, है ना। आप जो साइकिल है बर्थ रीबर्थ का, आप उससे तो बाहर नहीं जाने वाले। चाहे आप अच्छे काम करें या बुरे काम करें, आपको फ्रूट्स मिलेंगे। और इस लाइफ में अगर हमने जितने भी फ्रूट्स जो हैं वो अक्यूमुलेट किए हैं, हम नेक्स्ट लाइफ में जाके उसे रीप करेंगे, है ना। फिर उस लाइफ में हमने जितने भी फ्रूट्स अक्यूमुलेट किए, हम नेक्स्ट लाइफ में जाके उसे रीप करेंगे। तो इस तरह से ये जो साइकिल है बर्थ रीबर्थ का, ये चल रहा है। इसलिए हम फंसे हुए हैं और इसलिए हमारा जो दुख है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। अब हमें उनकी जब ये बात समझ में आ जाती है तो हम उनसे पूछते हैं कि ठीक है भाई आपने बता दिया कि हम बंधे हुए हैं, हम बहुत दुख में हैं, लेकिन अब आगे क्या, हम कैसे निकले? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, सल्यूशन है भाई मोक्ष, लिबरेशन, है ना। अब हम कहते हैं अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, आपके पास सल्यूशन है। तो वो बोलेंगे कि मोक्ष जो है ये कैसे मिलेगा? तो वो कहते हैं कि भाई आप बंधे क्यों? बोले क्यों बंधे? बोला इग्नोरेंस के कारण। आप में समझ ही नहीं थी कि ये जो फ्रूट्स हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं हमें नेक्स्ट लाइफ में रीप करने, आपको नॉलेज ही नहीं था। आप इतने इग्नोरेंट थे कि आपको नॉलेज ही नहीं था ये साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ का। अब जबकि आपको ये पता चल गया है तो आप अपनी इग्नोरेंस से फ्री हो सकते हैं। बोला हाँ भाई बात तो सही है, हम इग्नोरेंस से फ्री हो सकते हैं। बोले कैसे? तो बताते भाई नॉलेज से।
है ना। इग्नोरेंस से फ्री कैसे होंगे? नॉलेज से। जैसे डार्कनेस को ख़त्म क्या करता है? रोशनी, है ना। तो इग्नोरेंस जो है वो जाएगी नॉलेज से। बोला ज्ञान तो हमें बहुत है भाई, ऐसी क्या बात है? बोला नहीं नहीं, ये जो आपका नॉलेज है ये या तो इल्यूजन है, जैसे शंकराचार्य फिलॉसफी जो हम आगे देखेंगे वो कह रहे हैं या तो ये बिल्कुल इल्यूजन है कि आप जो सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं रियलिटी, ये तो है ही नहीं। जो आपको नॉलेज है वो तो नॉलेज है ही नहीं। या फिर जो फिलॉसफीज़ बाकी हैं, जैसे जैनिज्म फिलॉसफी, वो कह रही है कि आपका नॉलेज जो है वो बहुत रिलेटिव है, आपको पूरा नॉलेज नहीं है। तो ये रियल नॉलेज नहीं है, ये राइट नॉलेज नहीं है जिससे आपकी इग्नोरेंस जा सके, है ना। तो भाई इन्होंने आपको सोल्यूशन दिया मोक्ष का या लिबरेशन का, वो है नॉलेज। और नॉलेज भी कैसा? राइट नॉलेज, है ना। तो राइट नॉलेज चाहिए भाई हमें। हमने कहा ठीक है भाई। अब वो पूछ रहे हैं कि राइट नॉलेज कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और सबसे बड़ी बात राइट नॉलेज किस चीज़ का? तो भाई वो बोल रहे हैं राइट नॉलेज रियलिटी का, है ना। आपको नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए? राइट नॉलेज रियलिटी का होना चाहिए। अब रियलिटी क्या है? हमें जो पता है वो रियलिटी नहीं है। बोला नहीं नहीं, थोड़ा सा दिक्कत है, आपको पता है चीज़ें पर आपको पूरी तरह नहीं पता है। तो अभी हमको राइट नॉलेज देंगे किस चीज़ का? रियलिटी का। अब यहाँ पे फिलॉसफी में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं, वो है मेटाफिज़िक्स और एपिस्टेमोलॉजी। जब हम ये वर्ड्स सुनते हैं या जो शुरुआती स्टूडेंट्स जो फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं, ये शब्द बहुत भारी लगते हैं। और अगर आप इस वक्त जब आप बेस बना रहे हैं तब अगर आप ये शब्द नहीं समझेंगे तो जब आप आगे डीप फिलॉसफी में जाएंगे तो आप फिर हैरान हो जाएंगे कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों थ्योरी दे रहे हैं अपनी, है ना। तो वो बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ नहीं है। जो राइट नॉलेज है रियलिटी का, तो थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है कि रियलिटी क्या है ना। रियलिटी क्या है? थ्योरी ऑफ रियलिटी जो है, जो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी अपनी अपनी देंगे कि भाई ये रियलिटी है और हमें ये नॉलेज ऐसे मिलेगा, इस रियलिटी का नॉलेज हमें ऐसे मिलेगा। तो जो थ्योरी ऑफ रियलिटी है कि भाई रियल क्या है, क्या एक्चुअली है, जैसे आप रियल कंसिडर कर सकते हो, इट इज़ नथिंग बट मेटाफिजिक्स, है ना। और हमें उस रियलिटी का नॉलेज कैसे मिलेगा? सो जितनी भी थ्योरीज ऑफ नॉलेज हैं, ऑफ रियलिटी, थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ रियलिटी की जब हम बात करें, थ्योरी ऑफ नॉलेज की जब हम बात करें कि हमें उस रियलिटी का नॉलेज कैसे मिल रहा है, हमें उस मेटाफिजिक्स का नॉलेज कैसे मिल रहा है, तो वो आ जाएगी एपिस्टेमोलॉजी। हाँ भाई ये तो बात बहुत सिंपल हो गई, है ना। इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बहुत सिंपल है ये चीज़, है ना। कि भाई हमें रियलिटी पता करनी है, पता करनी? क्योंकि हमें राइट नॉलेज चाहिए। राइट नॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि हमें लिबरेशन या मोक्ष चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम फंसे हुए हैं, बॉन्डेज में हैं, पेन में हैं। सिंपल हो गया। अब रियलिटीज़ की जितनी भी थ्योरीज हैं वो मेटाफिजिक्स में आ गई, और उन रियलिटीज़ की थ्योरीज हमें कैसे पता चल रही है, हमें उनका नॉलेज कैसे मिल रहा है, तो वो हमारी सारा एपिस्टेमोलॉजिकल पोर्शन आ गया। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होगी। आई नो मैं बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल बच्चों जैसे पढ़ा रही हूँ, बट आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो हमें आगे जाके हेल्प करती है। कह रही है तो हाँ ये तो यही कह रहे हैं, अच्छा ये तो यही बात कह रहे हैं, है ना। तो आप आई होप इतना समझ गए होंगे। इसके बाद मुझे लगता है एक बार हम प्रमाण और डिस्कस कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, फिर हम जैनिज्म जो है वो शुरू करेंगे। इंडियन फिलॉसफी जो है वो जो हमारे एपिस्टेमोलॉजिकल पोर्शन है कि हमें रियलिटी का नॉलेज कैसे मिल रहा है ना। रियलिटी को आप क्या कंसाइडर कर रहे हो उसके बेसिस पे वो बता रहे हैं कि हमें ये चीज़ रियल लग रही है क्योंकि हम इसका नॉलेज ऐसे ले पा रहे हैं। ठीक है कि भाई अगर मुझे सामने ये टेबल दिख रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से इन्हें देख पा रही हूँ, इसलिए ये रियल है ना। तो इस तरह से इंडियन फिलॉसफी में 6 प्रमाण हैं। प्रमाण वर्ड देख के घबराना नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है, प्रमाण का मतलब है राइट नॉलेज। आई थिंक ये बोर्ड गीला है इसलिए थोड़ा सा लिख नहीं पा रही हूँ मैं, है ना। राइट नॉलेज, प्रमाण इज नथिंग बट राइट नॉलेज, है ना। तो राइट नॉलेज जो है वो हमें कैसे मिल रहा है ना, सोर्सेज क्या है उनके, सोर्सेज ऑफ राइट नॉलेज इज नथिंग बट प्रमाण, है ना।
सोर्सेज ऑफ राइट नॉलेज आर प्रमाण, है ना। ठीक है, तो जो पहला प्रमाण है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। या फिर हम इसी को कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन के हालांकि जो यूजीसी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी डिटेल में इसके क्वेश्चंस आते हैं जब सन्निकर्ष वगैरह हम पढ़ते हैं। फिलहाल हम उतना डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, हम धीरे धीरे इनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बस एक ओवरव्यू देने के लिए जो प्रमाण है वो जल्दी जल्दी से समझा रही हूँ, है ना। परसेप्शन या प्रमाण, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हमें जो नॉलेज मिल रहा है ना, हमारे कान है, आँख है, नाक है, मुंह है ना, हम जो टेस्ट कर पा रहे हैं ना, और मन जो हमारा छठवां इंद्रिय इंडियन फिलोसफी में कंसाइडर किया गया है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स प्लस 1 दैट इज़ मन, और ऐसे मिला के ये 6 इंद्रियाँ जो है, इनसे अगर हमें जो नॉलेज मिल रहा है वो हमारा परसेप्शन में आ जाता है या प्रत्यक्ष प्रमाण में आ जाता है। इसके बाद जो सेकंड हमारा प्रमाण है वो है अनुमान या इन्फेरेंस। अनुमान या इन्फेरेंस क्या कहता है कि भाई हमें वो चीज़ दिख नहीं रही, बट हम उसके बारे में एक तरह से गैस कर सकते हैं, एक कैलकुलेटिव गैस, एक स्मार्ट गैस कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी। जैसे आप सोचिए कि हमने एक दिन एक काला कौआ देखा, हमने 4 दिन एक काला कौए देखे, हमने बहुत सारी जगह सिर्फ काले कौए देखे, तो आपने एक इन्फेरेंस कर लिया कि भाई जो कौए हैं वो काले ही होते हैं। ठीक है, तो यही इन्फेरेंस है कि हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड जो हम आजकल ले रहे हैं वो नथिंग बट इन्फेरेंस ही है, अनुमान ही है। अनुमान में एक कंसेप्ट आता है व्याप्ति का। व्याप्ति क्या है? व्याप्ति एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन जो 2 चीज़ों के बीच में है, और वो मतलब आप फ्यूचर में, पास्ट में जितने भी एक्सपीरियंस आप लेंगे उनमें आपको कभी भी डिफरेंस या उसका कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट देखने नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे रिलेशन को व्याप्ति कह देते हैं। और जब हमने किसी 2 चीज़ों के बीच में व्याप्ति इस्टेब्लिश कर ली तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, इसको हम अब प्रमाण मान सकते हैं, इसको अब हम सच मान सकते हैं, इसको हम अब राइट नॉलेज मान सकते हैं। ठीक है, तो व्याप्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम न्याय फिलॉसफी और हेतुवाभास वगैरह पढ़ेंगे, पॉलिसीज़ वगैरह भी पढ़ेंगे उसमें। तो फिलहाल आप अनुमान से इतना ही समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सल नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी एक रिलेशन रहता है 2 चीज़ों के बीच में, जिसे हम व्याप्ति कहते हैं, और व्याप्ति के बेसिस पे ही हम इन्फर करते हैं चीज़ें, है ना, कि भाई ये नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन है, ये हमने अभी तक जितने भी केसेस देखे हैं ये हर जगह मिला है ना, तो ये चीज़ जो हमने इन्फरेंस की है ये ठीक है, ये अब हम इसे राइट सोर्स ऑफ नॉलेज मान सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो प्रमाण है वो है शब्द और टेस्टिमनी। जो शब्द है वो क्या कहता है कि भाई जो हमारे वेदास लिखे गए हैं, है ना, इतने 4 वेदास हैं हमारे, और जो जैनिज़्म है वो आगम पे मानता है, बुद्धिज़्म में भी 3 पटिकास जो हैं वो लिखी गई है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारे एक तरह से गुरु हैं, या जो हमें जिन्हें हम अपने ईश्वर मानते हैं, जिन्हें हम अपना भगवान मानते हैं, उनके थ्रू जो बातें आई हैं, औप्त पुरुष एक वर्ड आता है, औप्त पुरुष, कि भाई ऐसा इंसान या पुरुष का कॉन्सेप्ट भी लेटर आएगा, तो ऐसे कोई डिवाइनली गाइडेड टेक्स्ट बुक्स हैं या वर्ड्स हैं जिन्हें हम ट्रू मान सकते हैं, तो वो भी उनके हिसाब से क्या आता है, प्रमाण की कैटेगरी में आ सकते हैं, है ना। तो अब तो पुरुष की जो भी बातें हैं वो शब्द के अंदर आके टेस्टिमनी को हम उसको एक रियल जो सोर्स ऑफ नॉलेज है रियलिटी का, वो हम उसे मान सकते हैं, है ना। इसके बाद जो हैं वो थोड़े से ऐसे प्रमाण हैं जिनको कुछ लोगों ने कंसाइडर किया है, कुछ लोगों ने कंसाइडर नहीं किया है ना। तो बाकी के जो प्रमाण हैं वो मैं लिख के आपको थोड़ा सा उनको समझा देती हूँ। जो 4th प्रमाण है, इसको थोड़ा सूझा देते हैं। जो 4th प्रमाण है वो है अनुमान का प्रमाण, है ना, अनुमान या फिर कंपैरिजन। तो अनुमान क्या कह रहा है भाई कि मैंने कभी भी सपोज़ कीजिए गुआवा या एक वाइल्ड जो
काऊ है वो नहीं देखी है ना, बट मैंने यहाँ की जितनी काऊ है वो देखी है। तो जब मैंने किसी से पूछा कि भाई वाइल्ड काऊ कैसी होती है, तो उसने बताया कि अरे वो अपनी काऊ जैसी होती है, बस थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी ऐसी होगी, थोड़ी वैसी होगी, बट अपनी काऊ जैसी होगी। अब जब मैं जंगल में पहुंची, मुझे वाइल्ड काऊ दिखी, तो मैं उसको पहचान गई कि अरे ये तो वाइल्ड काऊ है। अब देखिए, ना तो मैंने उसको कभी परसीव किया है, ना मैंने उसे कभी इन्फर किया है, क्योंकि वापती नहीं रही। ऐसा कोई यूनिवर्सल नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन तो है नहीं जिसे हम उसे इन्फरेंस कंसाइडर कर सकें, है ना। तो ना वो इन्फरेंस है, ना वो परसेप्शन है, वो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, एक अलग कैटेगरी ऑफ प्रमाण में रखेंगे, जिसे हम उपमान या कंपैरिजन कहेंगे, है ना। तो उपमा दे देना, आई थिंक हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो वो सब उपमाएं जो आपने पढ़ी होंगी, तो बिल्कुल वैसा ही है, सिंपल है ना, कि आप कंपेयर करके जो रिलेशन है वो दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करके आप बता रहे हैं कि अरे ये चीज़ ऐसी होगी। तो आपको नॉलेज मिल रहा है किसी नई चीज़ के बारे में, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, जिसके साथ आपकी व्याप्ति एस्टेब्लिश नहीं है, तो वो इन्फरेंस नहीं हो सकता, है ना। तो आपने सिर्फ कंपेयर करके एक राइट नॉलेज, एक नया नॉलेज इनफैक्ट आपने गेन किया है। तो ये प्रमाण के सोर्सेज में कुछ इंडियन फिलोसफीज़ ने कंसाइडर किया है, काफ़ी ने नहीं भी किया है। जो स्टार्टिंग की जो फिलोसफीज़ हैं उन्होंने अनुमान को कंपैरिजन को सेपरेट प्रमाण कंसाइडर नहीं किया है। ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि भाई इन्फरेंस ही है वो, तो इतना तो हमने खुद से अनुमान लगा लिया, बट फिर ठीक है, जिन्होंने किया है कंसाइडर वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, इन्फरेंस के लिए तो व्याप्ति चाहिए, आपके पास व्याप्ति नहीं है इसमें, तो इसलिए हम तो जो कंपैरिजन है उसको सेपरेट प्रमाण कंसाइडर करेंगे। सिमिलरली और जो फिफ्थ हमारा प्रमाण है वो है अर्थपत्ति, है ना, अर्थपत्ति या फिर पोस्टुलेशन। अब देखिए, अर्थपत्ति आप कैसे समझ सकते हैं। तो अर्थपत्ति आप ऐसे सोचिए कि कोई दो बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, है ना। तो अब आप सोचते हैं कि आप इन दोनों जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप इन्हें ट्रू कंसाइडर करते हैं, तो इनमें ऐसा कैसे सामंजस्य बिठाया जाए कि ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये एक साथ ट्रू हो पाए, है ना। तो हम एक ऐसे कंक्लूजन पर आते हैं, है ना, जिसके बिना वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हो ही नहीं सकते अगर हम वो जो कंक्लूजन है उसे कंसाइडर ना करें। तो ये जो पोस्टुलेट है इसका मतलब ही डिमांड, है ना। तो ये डिमांड ही है आपकी, कि अगर आप वो कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, अगर आप वो न्यू नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो वो जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं वो कभी ट्रू हो ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ आपको, तो आप ऐसे सोचिए कि हमारे यहाँ एक बंदा रहता है गणेश, है ना। तो गणेश जो है वो दिन में फास्ट करता है ना, और जो गणेश है उसका वेट बढ़ रहा है ना। तो ये दो बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। पहला कि गणेश फास्ट कर रहा है दिन में, है ना, और जो गणेश है उसका वेट बढ़ रहा है। अब हम ऐसा क्या कंक्लूजन निकालें कि ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, ये ट्रू हो सकें, है ना। तो भाई हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई अगर जो गणेश है वो दिन में फास्ट कर रहा है और उसका वेट बढ़ रहा है, तो ज़रूर जो गणेश है वो रात में खाता होगा। हालांकि रात में खाना अच्छी बात नहीं होती है, बट ये हमने कंक्लूजन निकाला जो हमारे दो जो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं उनसे निकल के आ रहा है कि जो गणेश है वो रात में खाता है। अब देखो, रात में खाते हुए उसे मैंने देखा नहीं है ना, वहाँ कोई व्याप्ति इस्टेब्लिश नहीं है, इसलिए वो इन्फरेंस भी नहीं है। कोई औपत पुरुष गणेश के बारे में क्यों बोलेगा, तो वो शब्द या टेस्टिमनी भी नहीं है ना। तो ये कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि वहाँ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, है ना, वो सिर्फ गणेश की बात हो रही है। तो ये जो हमें न्यू नॉलेज मिल रहा है, हम इसे क्या कहेंगे, है ना। ये इससे पहले जो प्रीवियस हमने कैटेगरीज देखी हैं प्रमाण की, ये उसमें कहीं भी फिट नहीं हो रहा। तो ये जो है, जो लेटेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वो इसे अर्थपत्ति के अंदर डालते हैं, इस न्यू नॉलेज को, है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें एक न्यू नॉलेज मिल रहा है, इसलिए हम इसे सेपरेट कैटेगरी ऑफ प्रमाण में डालेंगे, है ना। तो ये हो गई अर्थपत्ति। और इसके बाद जो हमारा सिक्स्थ प्रमाण है वो है अनुपलब्धि या फिर नॉन परसेप्शन। तो जो अनुपलब्धि या फिर नॉन परसेप्शन है, ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि इस पर तो मैम मतलब बिल्कुल
अब लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा, वो कहेंगे कि नहीं मैम ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डेफिनेटली इन्फरेंस में आ सकता है ना, मुझे सामने दिख रहा है कि भाई ये चीज़ नहीं है ना, अनुपलब्ध, कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, ये तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही समझ में आ रही है, तो परसेप्शन में आ सकता है, ये तो इन्फरेंस में आ सकता है ना। बट ऐसा नहीं है ना। जो लेटेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफी, उनका ये कहना था कि आप इसे इन्फरेंस में नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ व्याप्ति इस्टेब्लिश नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई व्याप्ति नहीं है, एक यूनिवर्सल नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी रिलेशन नहीं है जो ये प्रूव करता हो कि नॉन परसेप्शन अगर है तो वो नॉन एग्जिस्टेंस भी होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे अगर अभी मुझे भोपाल जो स्टेशन है, सपोज़ कीजिए वो मुझे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका अपोजिट भी है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करती होगी। सपोज़ कीजिए मैं ऐसा कोई पहाड़ इमेजिन कर लूँ सोने का जो हवा में उड़ता हो, तो ऐसा कोई पहाड़ एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो परसेप्शन और एग्जिस्टेंस के बीच में कोई व्याप्ति नहीं है, इसलिए ये इन्फरेंस नहीं हो सकता। प्लस वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है ना, आपको पता है कि वो चीज़ उपलब्ध नहीं है, वो आपको दिख नहीं रही है, इट इज़ नॉन परसेप्शन, तो ये परसेप्शन भी नहीं हो सकता। अगेन टेस्टिमनी, कंपैरिजन, अर्थपति है ना, ये तो जो अबव कैटेगरीज हैं, ये जो न्यू नॉलेज हमें मिल रहा है अबाउट नॉन परसेप्शन ऑफ एनीथिंग, ये हम अबव कैटेगरीज में इसको नहीं डाल पा रहे हैं। इसलिए जो लेटेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी हैं उन्होंने अनुपलब्धि को भी एक सेपरेट प्रमाण कंसाइडर किया है ना। आई थिंक प्रमाण के लिए इतना सफिशिएंट है। मैं इसे रब कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम जो इंडियन फ़िलॉसफी है उसे किस तरह पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको एक परसेप्शन क्रिएट हो जाए। हालांकि आप जितनी भी बुक्स वगैरह भी रेफ़र करेंगे तो उसमें भी आपको ज़्यादातर शुरुआत जो इंडियन फ़िलॉसफी की है वो चारवाक से ही मिलती है, वो एक सेट पैटर्न है। बट आई थिंक चारवाक जिन चीज़ों को अपोज कर रहा है, जिन चीज़ों को एक तरह से क्वेश्चन करके निखार के बाहर लेके आ रहा है कि नहीं ये चीज़ ऐसा क्यों। चारवाक बहुत ही रैशनलिस्ट फ़िलॉसफी है, बहुत ही साइंटिफिक फ़िलॉसफी है और बहुत ही प्रैक्टिकल है ना। जैसे हम जो आम बोलचाल की भाषा में जो जैसा लोग सोचते हैं, चारवाक फ़िलॉसफी वैसी ही है कि भाई कौन सा मोक्ष, कहाँ का मोक्ष, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि भाई हैप्पीनेस जितनी बढ़ सकती हो उसको बढ़ाओ, दुख जितने कम कर सकते हो उतने कम करो, जितनी भगवान ने जीवन दिया है इसको एंजॉय करो। भगवान को तो खैर वो मानते ही नहीं है, मतलब जो भी ये लाइफ मिली है यही है जो है, इसमें आपको जितना एंजॉय आप कर सकते हो आप करो, जितना पेन आप कम कर सकते हो उतना कम करो। ये चारवाक फ़िलॉसफी कर रहा है, वो कर्म मोक्ष इन सब में नहीं जा रहा है ना। तो चारवाक पर हम आएंगे तब जब हम थोड़ा सा इन फिलॉसफी को समझ लेंगे, ताकि हमें पता चले कि चारवाक क्या चीज़ों को अपोज कर रहा है और क्यों हम कह रहे हैं कि चारवाक फ़िलॉसफी जो है उसने इंडियन फ़िलॉसफी को जो डॉगमा है उससे बाहर लेकर आया, एक साइंटिफिक व्यू इंडियन फ़िलॉसफी को दिया है, एक ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने खड़े किए हैं जिसके बाद इंडियन फ़िलॉसफीज़ के जो बाकी स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी उन्हें उसे काउंटर क्वेश्चंस या आंसर्स देने के लिए अपनी फ़िलॉसफीज़ को और इम्प्रूव करना पड़ा है ना। तो ये पॉजिटिव हेल्दी कंपटीशन है। तो हम चारवाक फ़िलॉसफी जो है वो थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, फ़िलहाल हम जैनिज़्म पढ़ेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए कि जो इंडियन फ़िलॉसफीज़ हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, है ना। एक होता है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फ़िलॉसफी, है ना, एंड हेटेरोडॉक्स, है ना। तो ऑर्थोडॉक्स जो हैं ये मान रहे हैं अथॉरिटीज़ ऑफ वेदास को, इनमें कौन कौन सी फिलॉसफीज आ जाएंगी, इनमें आ जाएंगे हमारे षठ दर्शन या षड दर्शन जिन्हें हम कहते हैं, है ना। इनमें आ जाएंगे हमारे षड दर्शन, दैट इज 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, है ना। इतना बड़ा भारी भरकम नाम हो जाते हैं कि इंडियन फिलॉसफी जब तक आप पढ़ रहे हैं आपको खतरनाक नामों की आदत हो जानी चाहिए। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, है ना। इनमें कौन कौन से आ जाएंगे, इनमें आते हैं सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, एंड मीमांसा वेदांता।
है ना। ये एक तरह से एक अगर एपिस्टेमोलॉजिकल पोर्शन डिस्कस कर रहा है तो दूसरा उसी को बेस लेके मेटाफिजिकल एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसी तरह इन्होंने एक दूसरे को कंप्लीट किया है ना, इसलिए एक साथ आ रहे हैं ना। अभी हम इसका एक प्रॉपर वर्ड है वो हम समझेंगे धीरे धीरे, वो थोड़ा हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो हम ये समझ सकते हैं कि सांख्य योग जो है इनकी थ्योरीज बहुत हद तक कॉमन है, इसलिए एक साथ पेयर अप हैं। सेम गोज विथ न्याय एंड मीमांसा, ठीक है। हेटेरोडॉक्स ऑफ स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है इनमें हमारे 3 फिलोसफीज हैं। एक है कारवका या चारवका, दूसरा है जैनिज्म और तीसरा है बुद्धिज्म। जो हमारे वेदास लिखे गए हैं आपको पता होगा लगभग 1000 BC करीब में लिखे गए हैं, है ना। और फिर जब जैसे जैसे ये चीज़ें डेवलप हुई, वेदास जो हैं वो बहुत रिजिड होते गई, जो उनकी टीचिंग्स थी, है ना, सोसाइटी में जिस तरह से वो इम्प्लीमेंट हुई तो वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती गई। और उन्होंने एक तरह से सोसाइटी के जो बाकी सेक्शंस थे उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, है ना, जो हायर अथॉरिटी पर लोग थे। तो जो सोशल स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बिगड़ने लगा। और ये चला लगभग तब तक जब तक महाजनपदास की एज नहीं आ गई। महाजनपदास का जो टाइम है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑब्वियसली जो यूपीएससी वालों ने पता होगा, वो 600 BC के अराउंड है ना। तो यहाँ पर जैनिज्म बुद्धिज्म जैसे स्कूल्स डेवलप हुए, जिन्होंने जो बेसिकली ऑब्वियसली क्षत्रिय जो सेक्शन है सोसाइटी का वहाँ से बिलोंग करते थे। और उन्होंने कहा कि आप इतना जो रिचुअलिस्टिक जो चीज़ें कर रहे हैं, इतना बलिदान दे रहे हैं, सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, एनिमल्स गौ हत्या हो रही है, इतना सब हो रहा है ना, इस सब की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने मोरलेस कहा कि आप अहिंसा को फॉलो कीजिए। बुद्धिज़्म भी जैनिज्म भी मोरलेस अहिंसा पर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। लव, कंपैशन, इस तरह की जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा अपना बेस बनाता है। और वो कहता है कि अपनी एथिक्स के बेसिस पर ही फिर वो अपनी फ़िलॉसफीज़ दे रहा है, बोथ मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल, है ना। तो आई थिंक इनको हम थोड़ा एथिकल सेंस में लेकर जब पढ़ेंगे तभी हम इन्हें समझ सकते हैं। सेम गोज़ विद चारवका, जिसकी कोई इतनी खास एथिक्स है नहीं, सिवाय इंक्रीजिंग पेन एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग प्लेजर एंड डिक्रीजिंग पेन, ठीक है ना। तो ये एक बेस हो गया है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे जैनिज्म से, बट आई थिंक आज काफ़ी हो गया है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जैनिज्म शुरू करेंगे। होप कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँ। बाय।